अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अच्छा, आज हम बात करेंगे। मैं एक्चुअली आई एम नॉट अ डॉक्टर और दूसरे कि ना ही मैं कोई क्या कहते हैं उसको डाइटिशियन हूँ, लेकिन हाँ एज एन एक्सपीरियंस मदर मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी और कि जो अब तक मैंने सीखा अपनी लाइफ से, और कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगी जो जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा। क्योंकि मेरे अपने बेटे, इसमें आज मैं जो डिस्कस करूँगी ये है एस्मा या एलर्जी के हवाले से, ठीक है। अच्छा, एस्मा एक एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। ज़्यादातर जो आजकल बच्चों में हो रहा है ये एलर्जिक रिएक्शन है, और इसमें मौसम का या कपड़ों का या हमारी हवाई आलूदगी का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। अच्छा, इसमें ये है कि बच्चों को वक्त से खांसी आना, पसलियाँ चलना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बच्चों को ठंड से ज़रूर बचाएं। ऐसा होता है कि हम लोग फ़ैशन करने के चक्कर में बच्चों को इस तरह की फ़्रॉकें पहना देते हैं, इस तरह के शॉर्ट्स पहना देते हैं कि जो बच्चों को हथेलियों पे, बच्चों को पैरों के नीचे जो है वो ठंड लग रही होती है। हम क्या करते हैं, हम पूरी बॉडी कवर कर देते हैं बच्चे की, और लेकिन जो है वो पैरों को नीचे से कवर नहीं करते। हथेलियाँ बच्चे की जो है वो खुली हुई होती है, तो और दूसरे जो नाक है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती है। बाइक पे बैठा हुआ है बच्चा, जा रहा है किसी के साथ, तो वो नाक से एयर पैसेज से ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा जाती है अंदर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लें, कंट्रोल कर लें। बच्चा जब घर के अंदर, अगर घर के अंदर टाइलिंग है यानी टाइल लगे हुए हैं और कोई कारपेट वगैरह नहीं, तो कोशिश करें कि बच्चों को सॉक्स पहना के रखें, ताकि बच्चे के वैसे पूरी बॉडी कवर है लेकिन पैरों के ज़रिए जो है वो उसको ठंड ना जाए। छोटे बच्चों में ज़रा ज़्यादा होता है ये सब चीज़ें, बच्चे मोजे उतार के फेंक देते हैं। उनको थोड़ा सा फैंसी किस्म के शूज़ या कारपेट स्लीपर्स ले आइए ताकि अगर बच्चे उसके लालच में पहन लेते हैं। ऐसा होता है ना कि बच्चे मोजे उतार के फेंक देते हैं, और फिर माएँ बहुत परेशान होती हैं कि भाई मोजे उतार के फेंक दिए, क्या करें। तो उसका एक तरीका ऐसा कर लो कि बच्चों के लिए ना वो ले आओ, कारपेट स्लीपर्स होते हैं ना, अच्छे फैंसी मिल जाते हैं। अगर नए नहीं ले सकते तो ये इतवार बाज़ार वगैरह में बाहर के सामान की लॉट आती है, बहुत अच्छी आती है, और उसमें यूज़ भी होते हैं। उसमें बड़े अच्छे डिज़ाइन होते हैं, हमारे यहाँ इतने अच्छे डिज़ाइन बनते नहीं हैं, ये सब बाहर से ही आता है। तो वहाँ से ले लो, सस्ते मिल जाएंगे, अच्छे मिल जाएंगे। और वही वाली बात है कि बच्चे का पाँव तो बड़ा होता रह रहा है, तो अब आप महंगी चीज़ ले लोगे, फिर वो एक से दूसरे बच्चे, दूसरे तीसरे बच्चे को पहनाते रहोगे, क्या फ़ायदा है। बेहतर ये है कि सेकेंड हैंड में मिल जाता है, अगर अच्छी कंडीशन में ले लो, कोई मसला नहीं। घर लाओ, उसको वॉश करो, अच्छे से धूप में सुखाओ, तेज़ धूप में सुखाओ, बच्चे को पहना दो, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई नहीं देख रहा, ठीक है ना। और एक सीज़न के बाद बच्चे का पाँव ऐसे ही बढ़ जाना है, छोटा हो जाना है, तो और नया अफोर्ड कर सकते हो तो नया ले लो, ठीक है ना। उसमें होता है कि ज़रा अच्छे उसमें कार्टून वगैरह बने हुए होते हैं, थोड़ा फैंसी होते हैं, तो बच्चे उसको पहन भी लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह बच्चे के पैर जो हैं वो ठंडक से बच जाते हैं। मिटन्स होते हैं, कोशिश करें कि बच्चों से शाम को, अगर बच्चे ने स्कूल से आके नहाना है तो जिस वजह से 1-1:30 बजे बच्चे आते हैं उसी वक्त नहा लें, धूप के वक्त नहा लें। नहा के थोड़ी देर उनको धूप में बिठाएं, धूप में बिठाते हुए जिस वक्त वो नहा के निकले ना, तो उसी वक्त उनको गीली स्किन पर ही लोशंस या बेबी ऑयल, जो कुछ भी आप ऑलिव ऑयल लगाते हैं, बादाम का तेल लगाते हैं बच्चों को, तो वो आप लगा दें। उसका रीज़न ये है कि वो जब स्किन बिल्कुल गीली होती है और सॉफ्ट होती है ना, तो और उसको आप बच्चे को थोड़ी देर धूप में बिठा दें, तो वो स्किन थोड़ी सी और अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। गीली स्किन पे लगाने से बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा, ये तो हो गया उसका। अब रही बात एस्थमा की, एलर्जी की, तो बच्चे को जब ठंड, एक तो ठंड से बचाएं, ठीक है। बच्चा, अब बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जब नहा कर आते हैं, यानी न्यू बॉर्न बेबीज़ जब नहा कर आते हैं, अब वो नहा कर आ गए, या दिसंबर जनवरी में जो बच्चे होते हैं, छोटे न्यू बॉर्न होते हैं, तो नहा कर आ गए, अब वो गीले तौलिए में लिपटा हुआ है, अब उसके कपड़े निकाले जा रहे हैं, अब उसका पैम्पर निकाला जा रहा है, अब उसके सॉक्स और शूज़ निकाले जाए। ये नहीं करें। बच्चे को नहलाने जाने से पहले, यानी जिस वक्त वो नहाने जा रहा है उससे पहले, उसका सॉक्स, उसके शूज़, उसके कपड़े, उसका पाउडर, लोशन, ईच एंड एवरीथिंग, सूखा तौलिया, हर चीज़ बिल्कुल झाड़ के सीधा करके बिस्तर पे रखें, ताकि जैसे ही वो अंदर से आए नहा कर, भले आपने उसे गर्म पानी से नहलाया हो, लेकिन अब आप लाने के बाद उसे गीले तौलिए में रखेंगे, बाहर हवा में ठंडक है, सर्दी है, तो उससे उसके जिस्म में ठंड बैठती है, फिर वो तंग करता है, बॉडी दुखती भी है, फिर ये खांसी, नज़ला, बुखार भी, या एस्थमा भी, या इस तरह से पसलियाँ भी चलने लगती हैं। ये ना करें। जैसे ही आप उसको लेकर आएँ तो पहले आप उसकी चीज़ें निकाल के रखें, जैसे ही उसको लेकर आए उसे अच्छी तरह ड्राई करके, और फ़ौरन इवन उसको अंदर पहनाने का स्वेटर, मोज़ा, टोपा, जो कुछ भी है। मेरी अपनी बेटी जो है वो दिसंबर में हुई थी, और मैं उसे डेली नहलाती थी,
डेली नहलाती थी। हालांकि सब लोग मुझे कहते थे कि डेली मत नहलाओ। कराची में खैर ठंड होती है, ऐसी बात नहीं है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी अच्छा खासा ठंडा होता है, और वो दिसंबर के एंड में हुई थी। मगर ट्रिक हुई थी, बात हुई थी कि बच्चे की चीज़ें पहले से निकाल के आप बेड पे रखें, अपने जहाँ भी आपने रखना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप उसको लेकर आए, उसे फ़ौरन आपने कवर कर देना। यानी बच्चे को लाने के 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपने उसे जो कुछ भी पैक करना है पैक करके उसको बिल्कुल बंडल बना के, और उसको थोड़ी देर धूप में रखें। 1-1.5 बजे, 12 बजे से लेके और 2-2:30 बजे तक की, 3 बजे तक की धूप बहुत अच्छी होती है, बच्चों के लिए मुलायम होती है। और थोड़ी अगर तेज़ भी हो तो सख्त सर्दी के ज़माने में वो अच्छी लगती है, सही रहती है। उसी में आप उसको गीले बॉडी पे लोशन लगाएं तो उसकी स्किन भी अच्छी रहती है। ये ठंड चढ़ने का या खांसी होने का या अस्थमा का ख़तरा सर्दी से जो होता है कुछ कम हो जाता है। अच्छा, रही बात एलर्जी की, मेरे बेटे को अस्थमा रहा, एलर्जिक रिएक्शन था, और जिन चीज़ों से उसको रहा उनके बारे में मैं एहतियात करती थी। मिसाल के तौर पर उसको रुएं वाले कपड़े से एलर्जी थी, यानी सर्दियों में जैसे नया स्वेटर आया, नया कंबल आया, नया कोई भी जैसे फ़लालेन के कपड़े होते हैं ना, तो वो जब मैं उसको पहनाती थी ना, जब मैंने पहली दफ़ा पहनाया, उसको एलर्जी, बहुत शदीद एलर्जी हुई, और उसका अस्थमा बहुत ज़्यादा हो गया। छोटा सा था तो मुझे उस वक्त पता नहीं था। तो उसके बाद जब मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई, उसको वहाँ पे उन्होंने नेबुलाइजेशन वगैरह की बहुत अच्छे से, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेबी ही इज़ एलर्जिक टू न्यू ड्रेसेस या न्यू वुलन ड्रेसेस, तो ये होता है। तो उसको अच्छी तरह, जब फिर उसके बाद मैंने हर साल ये एहतियात की कि मैंने उसका कंबल, जो कुछ भी मैं कंबल, तौलिया, तकिया जो कुछ लाती थी, उसको अच्छी तरह से ना पहले झाड़ लेती थी, अच्छी तरह झाड़ के वॉश करके उसको ड्राई करके। और ये जो फैब्रिक सॉफ्टनर्स आते हैं, मतलब ये जो बच्चों के ऊनी कपड़ों के जो, जिससे हम फैब्रिक सॉफ्टनर हम पानी में डाल के करते हैं, वो मैं ज़रूर यूज़ करने लगी। तो उससे ये होता था कि वो फैब्रिक जो था वो मुलायम हो जाता था और उसका रुआं नहीं झड़ता था। अच्छा, कुछ बच्चों को उससे भी एलर्जी हो सकती है स्किन पर, तो अल्लाह का शुक्र मेरे बेटे को तो नहीं हुई। तो ये टिप मैंने सोचा कि मैं ज़रूर शेयर करूँ। दूसरी चीज़ कि ना उसको जैसे कि धुएँ से और मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, तो कोशिश करती थी कि जब कहीं बाहर जाएं तो उसको मास्क ज़रूर पहनाओ, या धुएँ मिट्टी वाली जगह पर अगर गाड़ी है, जैसे हम गाड़ी में होते थे, तो गाड़ी के हम शीशे बंद कर लें। जो लोग बाइक पर होते हैं तो फिर वो बच्चे को मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक। अब अगर हो भी जाए ना, तो पहली बात तो ये कि अगर डॉक्टर नेबुलाइज बच्चे को सजेस्ट करता है कि नेबुलाइज करें, ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। मैंने बहुत सी मदर्स को ये देखा, इवन मेरे बच्चे को भी जब पहली दफ़ा नेबुलाइज़ किया गया तो मैं बहुत घबरा गई थी कि यार ये क्या चीज़ है, इस तरह से होगा। और बार बार जाना आना नेबुलाइज़ कराने के लिए मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम थी। फिर वही वाली बात कि दिन में 4 दफ़ा 6 दफ़ा नेबुलाइज़ कराना है, और हर दफ़ा जो है वो 200-200 रुपये, 150-150 रुपये डॉक्टर को देना। ऑब्वियसली एक इंसान सोचता है कि यार पहले इंसान गाड़ी में जाए, फिर ये करे, फिर दवाएं, एंटीबायोटिक, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अब खुसूसन, अब ये तो मैं पुरानी बात बता रही हूँ, 10 साल पुरानी, अब जो वक्त है इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो ये टिप्स मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि इस वक्त किसी के पास भी एक तो टाइम, और फिर कोशिश करें कि हमारे इस तरह के एक्सपेंसेस बच सकें। तो उसमें ये करें कि अगर डॉक्टर नेबुलाइज़ कराने का सजेस्ट करता है कि बच्चे को नेबुलाइजेशन ज़रूरी है, यानी अब हर 4-6 घंटे बाद उसको नेबुलाइज़ करना है, अल्लाह ना करे कोई उसको इस तरह की चीज़ है, तो कोशिश करें, मेरा क्लिप मेरे हाथ में रह गया, तो कोशिश करें कि नेबुलाइज़र ख़रीद लें, ठीक है। अच्छा, जब हम ख़रीदने जाते हैं हमें महंगा लगता है, यार 6,000-7,000 का है, ये तो बहुत महंगा है, ये हमारी बजट से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सोचें तो अगर आप, मियाँ ऑफिस में होता है, ख़वातीन रिक्शों में जाती हैं, भाई के साथ जाती हैं, किसी के साथ जाती हैं, फिर हर दफ़ा उसको नेबुलाइज़ कराने के 200-300 रुपये देती हैं, उसके बाद वापस आती है, तो वो जो 6-7 हज़ार रुपये का नेबुलाइज़र का ख़र्चा है ना आपका, वो आपका 3-4 विज़िट में ही बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप 3-4 दफ़ा जाएंगी, हर दफ़ा रिक्शा आपसे 300-400-500 रुपये लेगा, उसके बाद आप डॉक्टर को देंगी, तो जब आप 3-4-5 दफ़ा नेबुलाइज़ कराएंगी ना, 7,000 रुपये तो आपके ऐसे खर्च हो जाएंगे। और बच्चे को तो ज़ाहिर बात है, जब तक सीज़न है फ्लू का, ड्राइनेस का, अल्लाह ना करे, तो उसको ज़रूरत तो है। तो ये 7,000, और वो चलता है, कई साल चलता है अगर आप अच्छी कंपनी का ले लें, तो ये हर साल का आपका एक ख़र्चा भी बचता है, बच्चे को सहूलत भी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ कि
मेरे बेटे को जब ये एस्थमेटिक अटैक हुआ इस तरह का, तो अब घर पे कोई नहीं, बाकी भी मेरी बच्चियां छोटी, कैसे जाऊं, कैसे लेके जाऊं, नीचे उतरी, रक्षा किया, रक्षे में गई आई, या गाड़ी निकाली, अब बच्चे को खांसी आ रही है, गाड़ी कैसे चलाएगी, वो इस तरह से करके, तो उसमें ना बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। जब तक हम डॉक्टर के पास पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचे, तबीयत उसकी ज़्यादा ख़राब हुई। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, इसको ना ये हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम बर वक्त, बजाय इसके कि शुरू के 15 मिनट 20 मिनट हम 25 मिनट इस या 1 घंटा हम ज़ाया करें इस चीज़ में कि हमें डॉक्टर क्या पहुंचना है, डॉक्टर क्या पहुंचना है, हम इसको विदिन 15 मिनट्स नेबुलाइज कर दें तो ये जल्दी रिकवर कर जाता है, और बात जो है वो एंटीबायोटिक्स तक नहीं पहुंचती, या बच्चे की ड्राउजीनेस तक या वॉमिट तक नहीं पहुंचती। तो फिर मैंने उसको ख़रीदा, और वाकई ये हुआ कि जैसे ही अल्लाह ना करे कभी इसको इस तरह से अटैक हुआ, अब अल्लाह का शुक्र है, बहुत यानी शुरू के जो साल थे वो बहुत मुश्किल थे, अल्लाह का शुक्र है वक्त के साथ साथ अल्लाह ने करम किया और वो कम होता जा रहा है। और ये होता है 10-12 साल की उम्र तक ये ख़त्म हो जाता है, ये अस्थमा का इशू या एलर्जी का इशू। उससे पहले 6-7 साल की उम्र तक काफ़ी मुश्किल रहती है, सीवियर भी हो जाता है। तो कोशिश करें कि नेबुलाइज़र ख़रीद लें, ताकि बजाय आने जाने के इतना जो बच्चे को लगता है, और उसकी जो मेडिसिन है बच्चे के वेट के हिसाब से, वो मेडिसिन ना सिर्फ डॉक्टर से लिखवा लें बल्कि उसके इस्तेमाल का तरीक़ेकार भी डॉक्टर से सीख लें, ताकि बच्चे को बर वक्त सही मेडिसिन मिले। ये मेडिसिन हम ज़्यादा नहीं दे सकते, ये डेंजरस होती है। कब देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, या आप डॉक्टर से ज़रूर ये निशानियाँ पूछ के सीख के ज़रूर कर लें, डॉक्टर से पूछ के, और डॉक्टर का नंबर अपने पास रखें। अल्लाह ना करे कभी इमरजेंसी हो तो आपके पास डॉक्टर से अब कराची एक ऐसा शहर है, मुझे दूसरे शहरों का नहीं पता, यकीनन सब जगह एक जैसी हालात होंगे, लेकिन कराची में स्पेशली ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई है कि कहीं पहुंचना बहुत लंबा काम हो गया। तो ये ज़रूर कर लें। ठीक, बच्चे को जिस चीज़ से एलर्जी है, जैसे मेरे बेटे को कोल्ड ड्रिंक से एलर्जी थी, उसने ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी और उसको इस तरह से शुरू हो जाता था, तो वो चीज़ अवॉइड करें। इवन मैंने भी पीना छोड़ दी थी, कि अव्वल तो मैं पीती ही नहीं हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम पीती हूँ, बहुत यानी महीने में 2 दफ़ा पी ली तो बस, इससे ज़्यादा नहीं मुझसे बर्दाश्त। तो लेकिन अगर बच्चे को 2 दफ़ा भी अगर बच्चे को हो रहा है तो मैंने वो भी छोड़ दी थी, क्योंकि ओबियसली हम करेंगे तो बच्चा फिर मचलता है कि भाई मुझे भी चाहिए ये वो, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो ये तमाम चीज़ें करें बच्चे को, अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो, यखनी गर्म दूध, या मैंने अपने बेटे को जो किया था वो मैं बता रही हूँ, अगर किसी को फ़ायदा हो जाता है तो अच्छी बात है, कि कॉफ़ी जो होती है बग़ैर क्रीम की, वो कॉफ़ी कम दूध वाली, चीनी भले उसमें डली हो, वो मैंने बच्चे को खुसूसन इस खांसी में ज़रूर दी है। उससे उसका सीने का बलगम काफ़ी साफ़ हो जाता था, यानी एक वॉमिट ये करता था बड़ी ज़ोरदार किस्म की, और जो एक सीटी जैसी आवाज़ इसके गले से आ रही होती थी ना, वो इसकी एकदम क्लियर हो जाती थी, और काफ़ी बलगम इसके हलक से निकल जाता था, और ये काफ़ी रिलैक्स होकर सो जाता था, खांसी इसकी रुक जाती थी। तो 1-2 दफ़ा इसको दे, और बहुत थोड़ी सी, यानी चौथाई कप के करीब, यानी जब ये ऐसे 5-6 साल की एज का था तब की बात बता रही हूँ। तो और वो मीठी होती थी, इसमें थोड़ा सा दूध वूध डाल के उसको दे देती थी। तो वो आई डोंट नो ये क्या टोटका है, मुझे किसी ने बताया था और मैं आपको बता रही हूँ। नहीं किसी को फ़ायदा हो तो पहले थोड़ा करके देखिएगा, फ़ायदा हो अच्छी बात है, लेकिन आई डोंट थिंक इसमें कोई नुकसान है, तो सर्दियों में दे सकते हैं, है ना, बच्चों को। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना दें, जूसेस ना दें बच्चों को सर्दियों में, स्पेशली उबले हुए अंडे ज़रूर खिलाएं। अंडे आई नो के बहुत महंगे हैं, 300 रुपये दर्जन इस वक्त हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को भांत की दवाइयाँ, जब हम एंटीबायोटिक्स पे चले जाते हैं, जब बुखार पे चले जाते हैं, तो उस वक्त हमारा झटके से 1000 रुपये का नोट निकल जाता है, और बच्चा तो खैर तकलीफ में होता ही है, यानी 1000 रुपये में हम उस एंटीबायोटिक भी ख़रीद रहे होते हैं, दवा भी ख़रीद रहे होते हैं, और बच्चा जो तकलीफ़ में होता है, जो माँ को तंग करता है, पूरी पूरी रात सोने नहीं देता, जगाता है, तंग करता है, वो अलग है। उससे बेहतर है कि आप 300 रुपये दर्जन वाले अंडे मंगा के नॉर्मल डाइट में उसका आयरन लेवल अच्छा कर दें। आयरन लेवल जब बच्चे का अच्छा हो जाता है, खून अच्छा बनता है, तो ये एलर्जीज़ कम हो जाती हैं, किसी भी तरह की एलर्जीज़ कम हो जाती हैं। तो बच्चे का आयरन लेवल, अंडे खिलाएं, भले महंगा है लेकिन दवाएं वक्त ज़रूरत हम ख़रीदते हैं, उससे बेहतर है कि हम खुराक दे दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने सोचा मैं शेयर करूं, कोशिश की कि आप लोगों के काम आए। पसंद आए तो पेज को फॉलो कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। और वैसे भी थैंक यू सो मच वीडियोज़ लाइक करने का और सपोर्ट करने का, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।